दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे और आज का जो विषय है वो है महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नूरा कुश्ती। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति चुनाव जीती और सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया में मैं जब काम आगे चला तो एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार ये तीन किरदार, और तीनों में ये चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बीजेपी ने और बीजेपी के हाईकमान ने ये फैसला किया कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री होगा और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी खबर आने के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए और वहां से वापस आने के बाद भी बीजेपी ने जब दबाव नहीं माना तो इसके बाद वो आए और आकर के उन्होंने 5 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए और उन्होंने अनमन तरीके से शपथ ग्रहण ले लिया। उधर अजीत दादा पवार ने भी शपथ ग्रहण डिप्टी सीएम के तौर पर ले लिया। एकनाथ शिंदे सोच रहे थे कि हमारी पार्टी को और हमको अगर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो होम मिनिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट हमको दिया जाए, लेकिन उनको होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं दिया गया और ना ही उनको मिलने वाला है, क्योंकि जिस पार्टी का सीएम होता है वो पार्टी गृह विभाग होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखती है इंटरनल अफेयरेंस की वजह से। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना जो बाल ठाकरे साहब ने बनाई थी उस पार्टी को छोड़कर या वहाँ से तोड़कर अलग से अपनी पार्टी निर्माण किया। तो उस समय पर जब तोड़कर निर्माण किया तो बीजेपी ने उनको सीएम बनाया और ये कहा जाए कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत उनको अंदर लाया गया था और बीजेपी को इस्टेब्लिश होना था, इसकी वजह से उनको आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री बनाया। तो उनको ये भ्रम हो गया एकनाथ शिंदे को कि अब मैं ही मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा। उसको मालूम नहीं है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो केंद्र में भी उनकी सत्ता है और वो कभी भी महाराष्ट्र में तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो खुद को प्रस्थापित करने के लिए ऐसा उन्होंने कांड किया। अब एकनाथ शिंदे कह रहे होंगे कि बीजेपी के लोग तो मेरे साथ धोखा किया, अंदर ही अंदर तो कह ही रहे होंगे कि मेरे साथ धोखा किया, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को ये मालूम नहीं है कि एक सिद्धांत है कि बेईमान के साथ बेईमानी करना ईमानदारी कहलाता है। तुमने जिस पार्टी से तुम बड़े हुए उस पार्टी में रह कर के तुमने उसी पार्टी को तोड़ा, तो तुमने तो उद्धव ठाकरे जी के साथ बेईमानी किया। अब तुम्हारे साथ अगर बीजेपी ने कर लिया तो तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम बेईमान पहले ही घोषित हो चुके थे और तुम्हारे साथ उन्होंने बेईमानी कर लिया। अब एकनाथ शिंदे जी आपके सामने बड़ी समस्या ये है कि 57 विधायक उसके हैं, उसमें कितने विधायकों को पोर्टफोलियो मिलता है, कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, ये उनके सामने बड़ी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में एकनाथ शिंदे जी ने जो पार्टी बनाया है उसमें भगदड़ मचने वाली है। कहीं एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के जो विधायक हैं वो छोड़ करके वापस उद्धव ठाकरे के पास न चले जाएं। तो ये रस्साकस्सी का जो खेल चल रहा था राजनीति में और चल रहा है अभी भी, उसमें अजित पवार ने एक सदे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने अपना बढ़िया फैसला लिया और डिप्टी सीएम की शपथ ले लिया। और अखबार में खबर आया कि 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो ईडी के सीबीआई के निगरानी में या जांच में चल रही थी उसको डिफ्रीज करवा लिया और साइलेंट होकर के चुपचाप अपना सत्ता में कुर्सी सेट कर ली डिप्टी सीएम की और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने तो अपना काम सेट कर लिया। दूसरा, ये एकनाथ शिंदे जी का भ्रम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र आरएसएस की जन्मभूमि है और आरएसएस ने वहाँ की राजनीतिक कमान को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है।
अभी आरएसएस उनको कमांड दे रहा है, अमित शाह जी को और मोदी जी को, वो वैसा आदेश कर रहे हैं वहाँ से। ये बात सुशील एकनाथ शिंदे जी को समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये चल रहा है, तो अभी उनकी सरकार 5 साल चलने वाली है और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना उनका आरएसएस का पूर्व में तय था और उन्होंने वैसा ही किया और उनकी सरकार आगे भी चलेगी। दूसरा, प्रदेश की जो जनता है वो ये कह रही है कि ऐसा कैसे हो गया। प्रदेश की जनता असंतुष्ट है क्योंकि कुछ मुद्दे ईवीएम को लेकर के भी लोग उठाए गए, और ईवीएम को लेकर के जो उठाए गए मुद्दे हैं उसमें मरकटवाड़ी गांव के लोगों ने मॉक पोलिंग के लिए जो प्लान बनाया था उसको सरकार ने करने नहीं दिया। उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों में लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि बैलेट, अब जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आगामी चुनाव हमारे ऊपर ईवीएम मशीन से थोपा नहीं जाना चाहिए, वरना हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, ऐसी खबर है। हालांकि कलेक्टर के पास अभी इस तरीके का कोई आवेदन नहीं पहुंचा है। तो ये चल रहा है। बाबा आगाड़े ने उधर आंदोलन खोल रखा था। तीसरा, विधानसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके बेटे ने शपथ लेने से, विधानसभा में विधायक का शपथ लेने से मना कर दिया, बहिष्कार किया कि हम शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र में जो जनमत आया है ये जनमत लोगों के द्वारा दिया गया जनमत नहीं है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और अपना बयान किया। उसके साथ साथ नाना पटोले ने भी इस पर बयान दिया था, और शिवसेना के पार्टी के विधायक, कुछ विधायक ऐसा कह रहे हैं कि मैं जीत तो गया हूं लेकिन मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। उधर अखबार में आया कि शरद पवार जी ने एक आंकड़ा दिया है चुनाव आयोग को और बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जितने वोट पड़े हैं ईवीएम मशीन में या जितने गिनती किए गए हैं, उस पड़े जो वोट हैं उन वोटों के आंकड़े और जो गिनती किए गए आंकड़े हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप और अंतर है। जैसे ही शरद पवार जी ने ये बयान दिया, दूसरे दिन झटाझट तीसरे दिन चुनाव आयोग ने अभी आज अखबार में खबर दिया कि हमने वीवीपैट गिनती करवाया और ईवीएम में जो गिनती है उसको करवाया, तो वो 1400 वोटों का गिनती करवाया तो वो बराबर बैठ रहा है। अरे चुनाव आयोग जी, जिनको लोग जनता चोरों का सरदार भी अब आपको कह रही है, ऐसा हमने जनता के बीच में गए तो लोग कहते हैं कि ईवीएम तो चोर है ही है लेकिन चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। अरे चोरों के सरदार जी, आप 14 से वो ईवीएम वोटों का गिनती करवा रहे हो, अरे पूरा करवाइए। आप अपनी साफ सुथरी छवि को दिखाइए जनता के सामने। ये लोकतंत्र का मामला है, ये लोगों के विश्वास का और जन भावनाओं को आहत करने का जो काम हो रहा है उसको ठीक करने का और आपको अपनी छवि सुधारने का मामला है। इसलिए बयान देने से और छुटपुट गिनती करवाने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से ये चल रहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में साइलेंट मोड पर बैठे हैं। खड़के साहब ने बयान दिया था 26 नवंबर को ईवीएम के लिए एक राहुल गांधी जी यात्रा निकालेंगे। वो बात तो दब गई और उस मुद्दे को दोबारा कांग्रेस पार्टी हाईलाइट कर नहीं रही है। और अभी संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र डे टू डे स्थगित होता चला जा रहा है और स्थगन के ऊपर स्थगन चल रहा है। ये जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है और अडानी के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी जी झोला टांग करके आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अडानी, अरे अडानी माने कुछ नहीं है। पहले आप ईवीएम के लिए आंदोलन करो राहुल गांधी जी, और इस देश में बैलेट पेपर से जनमत आने दीजिए। अडानी को तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। ये मुद्दे को कांग्रेस भी दबा रही है। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी, आप अपनी दादी की जो विरासत है उसको बचाने का काम तो नहीं कर रहे हो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दादी की जो विरासत है उसको बचाने का काम कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक और सीरियस मामला है। तो इस तरीके से उल जलूल के मुद्दे अभी उछाले जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए और बात होनी चाहिए, उन मुद्दों को अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस जो है लार्जेस्ट पार्टी है, वो अभी इन मुद्दों को उठा नहीं रही है और उस पर कोई काम करती दिखाई नहीं दे रही है। इससे ये लगता है कि देश की जनता को ये जानबूझकर गुमराह करने का काम चल रहा है। एक तो ये है। दूसरा, महाराष्ट्र में अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें जनता में जो असंतोष फैल रहा है, वो असंतोष बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो बनी है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिसने जैसा किया वैसा उसको मिलता है, जो जैसा बोता है वही फसल काटता है। शिंदे जी ने जो बोया था वही काटा है। आज दूध में जैसे मक्खी को फेंक दिया जाता है, वैसे उसको निकाल कर फेंक दिया है कि तुम सरकार में रहो तो ठीक है, ना रहो तो भी ठीक है। तो धोखे का परिणाम धोखा ही मिलता है, इस बात को भी समझना चाहिए। राजनीति में झूठ चलता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इस लेवल पर धोखेबाजी ना की जाए कि आपको अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। एक तो ये शिंदे जी को समझना चाहिए था, और सत्ता और कुर्सी और महत्वाकांक्षा के लालच में उन्होंने अपनी मूल पार्टी को धोखा देने का काम किया। तो आपके साथ भी वही हो रहा है और होगा भी, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आरएसएस का वीटो पावर पीछे लगा हुआ है। वो आपकी क्षमता से बाहर का मामला है, उसको आप निपटा नहीं सकते हैं और आप डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मामला चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अजीत दादा ने अपना गेम सेट कर लिया है, शरद पवार जी ने बयान दिया है, और उद्धव जी के बेटे और नाना पटोले ने विधानसभा में सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। अभी ये लड़ाई और आगे ईवीएम का जो जनता का असंतोष है, इसकी लड़ाई ये विपक्षी जो पार्टियां हैं जो महाविकास आघाड़ी के नाम पर थीं, कितना लड़ाई लड़ते हैं और लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं, ये देखने वाला दिलचस्प वाकया होगा कि ये लोग खाली व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर ही लिखते हैं और बोलते हैं या धरातल पर प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र जो सिसकियां ले रहा है, वहाँ पर आज भी वही सवाल खड़े हैं कि उसको बचाने के लिए ये जो भारत के लाल बने हुए हैं और देशभक्ति का नारा लगाने वाले और लोकतंत्र का और संविधान की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, ये लोकतंत्र की रक्षा में ज़मीन पर कितना प्रैक्टिकल उतरते हैं और खड़े होते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वरना इनके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगना तय है, और इस देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है, वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। अगर आपने ठेकेदारी ली है समाज में राजनीति चलाने की, समाज व्यवस्था राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारियां बनती हैं कि आपको ये करना चाहिए। पर आप कितना करते हैं? लोकतंत्र की दुहाई देना और संविधान की रक्षा करने की नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिकल उसके लिए संघर्ष करना होगा और जुझारू तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, तो ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और इस देश में जो और राज्यों में जो हो रहा है जनता के साथ, उसको कुछ राहत की सांस मिल सकती है। वरना बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी और बेबसी में तो इस देश की जनता मर ही रही है। ये मूल सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं। इन बातों पर हमें विचार करना होगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना है, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप पहले इन बातों को समझ सकें। क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं, ये न्यूज़ में जो मीडिया में जो बातें आ रहे हैं, उससे हम हटकर बातें बता रहे हैं। जो वास्तविक आंतरिक जो पर्दे के पीछे जो राजनीति चल रही है, हम उसको बताने का काम करते हैं। तो आप बुंदेलखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।